गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? जैसे अभी क्या हुआ कि कल लोक सेवा आयोग ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और उस कैलेंडर में उन्होंने मुख्य परीक्षा की तिथि को भी डिसाइड कर दिया है। तो जून में आपकी मुख्य परीक्षाएं होनी हैं। तो सब मिलाकर के अगर देखें तो आपका यहाँ पे फरवरी मार्च अप्रैल मई और जो जून में पेपर होगा वो भी क्या होगा, मिड जून के बाद ही होगा। तो आपके पास ठीक ठाक समय लगभग जो बच रहा है 120 दिन का टारगेट है आपके पास। मैं 120 दिन इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि उसके बाद फिर आपको रिवीजन करना है। तो 120 दिन मेंस एग्जाम को लेकर के बहुत ही शानदार समय है आपके लिए कि जहां पर आपके ये जो 6 पेपर हैं, ये 6 पेपर को आपने अगर कोई पेपर नहीं भी पढ़ा है तो भी अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। तो एक ठीक ठाक समय आपको मिल रहा है। तो अब अपनी तैयारी को, अभी तक अनिश्चितता थी लेकिन अब क्या हुआ है कि आयोग ने क्लियर कर दिया कि मुख्य परीक्षाएं आपकी कब होंगी। तो अब जिस जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है, जिस पर आपकी अच्छी कमांड नहीं बन पा रही है, उस पर आपको काम करने की आवश्यकता है और अच्छे से लग जाइए। और ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब है कि आप अधिकतम 3 से 4 क्वेश्चन तो आप डेली लिखिए। और जो आज लिख रहे हैं, जो आपको कल लिखना है, वो आज से कल का बेहतर हो, इस तरह से कार्य करना है। तो जैसे हम लोग अपना मेंस का मेंटरशिप प्रोग्राम संचालित कर रहे थे, उसके तहत आज एक क्वेश्चन हम लोग फिर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और डिस्कशन का यहाँ पर जो ध्येय है वो यही है कि कैसे एक ब्रॉड थिंकिंग डेवलप की जाए और आपके सोचने का अप्रोच थोड़ा सा क्या हो, अलग हो, और कैसे प्रश्न में सारी बातें आप समाहित कर ले जाएं। तो इसीलिए ऐसी सीरीज यहाँ पे संचालित की जा रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इससे लाभान्वित हो रहे होंगे। तो जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन आज जो हमारे समक्ष रखा गया है, वो ये क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन सबसे पहली बात इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का है। और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस में जो इंदिरा जी के कार्यकाल की चीजें हैं वहां पर हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या है, क्या 1975 में सरकार के पास आपातकाल के अतिरिक्त कोई और विकल्प था? क्वेश्चन देखिएगा कि सुन करके आपको जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको लगेगा अरे इमरजेंसी तो मुझे पता है, और इमरजेंसी पता है 1975 में लगाई गई थी, क्या हुआ था ये भी चीजें पता है। लेकिन प्रश्न कैसे पूछ रहा है, क्या 1975 में सरकार के पास इमरजेंसी के अतिरिक्त कोई और विकल्प था? अब ऐसे प्रश्न का जब उत्तर आपको ढूंढना है तो अब क्या होगा, एक तरीका है कि आपने जब यहां पर वन डायमेंशनल चीजें आपने लिख डाली, तो क्या सरकार के पास विकल्प की बात कर रहे हैं, तो क्या विपक्ष के पास विकल्प नहीं था? आपको इस दोनों डायमेंशन पे जाना होगा। तो हमें जो इस प्रश्न को समझना है और इसका उत्तर जो देना है, ये 2 डायमेंशन में देना होगा। सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातें भी यहाँ पर आपको समझा देते हैं कि किसी भी प्रश्न को हल करने का तरीका ये है, कम से कम उसके बारे में कुछ बातें जानें। आप विपक्ष नहीं हैं, आप भावी मजिस्ट्रेट पॉलिसी मेकर होंगे और आपको क्या राजनीति से तटस्थ होना होगा। हर चीज को समझने के लिए आपको हर सरकार की नीतियों और परिस्थितियों को समझना होगा कि नेतृत्व उस समय कैसा डिसीजन ले रहा है, और डिसीजन जब वो ले रहा है तो उसके समक्ष राजनीतिक, सामाजिक, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां क्या हैं और उन परिस्थितियों के आधार पर वो डिसीजन ले रहा है। अटल जी के समय जब कंधार जो विमान है उसका अपहरण जब किया जाता है, जब यहाँ पर विमान का अपहरण किया गया तो अटल जी को आतंकी छोड़ना पड़ा ना। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उनको षड्यंत्रकारी घोषित कर देंगे और अलग तरीके से मूल्यांकन शुरू कर देंगे, कमजोर साबित कर देंगे। कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि उस परिस्थितियों में डिसीजन लेना पड़ता है। हाँ, वो निर्णय आपका सही भी हो सकता है और वो निर्णय आपका गलत भी हो सकता है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर ये आपके उत्तर का पार्ट नहीं होगा,
लेकिन हम आपको यहाँ पर कुछ अलग सी बातें डिस्कस कर रहे हैं, और डिस्कस करके जो आपको बताएंगे कि एक आपको जो आप मेंटल फॉर्मेटिंग आपके दिमाग में बनानी है कि ऐसा क्यों सरकार ने 1975 में आपातकाल लागू कर दिया। तो आपातकाल लागू किया तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है इसका, और वो कौन कौन से ऐसे कारक उत्तरदायी हैं जिसके कारण से 75 में इमरजेंसी लागू करनी पड़ गई। तो आपसे एक दो मैं कुछ बातें बता रहा हूं, आपको काम की चीजें लगेंगी तो नोट कर लेना, वैसे सारी चीजें काम की ही हैं। 1962 में भारत चाइना के साथ में वार होता है। 1965 में पाकिस्तान के साथ वार होता है। फिर 1971 में पाकिस्तान के साथ वार होता है। मैं 47 की बात ही नहीं कर रहा हूं। अब अगर आप देखेंगे तो कायदे से 9 साल में भारत 3 युद्ध झेल चुका है। अब अगर 3 बार भारत झेल चुका है तो इस 3 वार का इंपैक्ट कहां पर दिखेगा? तो इस वार का जो इंपैक्ट दिखेगा वो आपके जीडीपी पर दिखेगा, और जब जीडीपी पर दिखेगा तो सबसे चीजें क्या होंगी कि यहां पर महंगाई बढ़ेंगी। तो 1972-73 की स्थिति यह है कि जो भारत में महंगाई दर है वो 21 से 22% के आसपास है। बेरोजगारी की संख्या में वृद्धि हो गई। कोविड-19 का इंपैक्ट देखिए, कितने बेरोजगार होते हैं, और जिस प्रकार से एआई की भूमिका आ रही है, कितनी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अब जहां पर 4 व्यक्ति काम कर रहे थे, अब एक व्यक्ति वो सारी चीजें निर्वहन कर रहा है। तो 72-73 में महंगाई की जो दर है 21 से 22%, बेरोजगारी की संख्या की बात करें तो ये बढ़ रही है। इसके अलावा मानसून की विफलता, भारत का जो एग्रीकल्चर है वो आज भी मानसूनों पर ही निर्भर है। मानसून की विफलता, और मानसून की विफलता के कारण से क्या हुआ, आपकी कृषि भी प्रभावित है। कृषि प्रभावित होने के साथ साथ अब जो आवश्यक वस्तुएं हैं इनका भी अभाव है, तो ये भी संकट उस समय। इसके अलावा देखा जा रहा है शरणार्थी संकट। शरणार्थी संकट ये कैसा संकट है? तो जब हुआ क्या था, ये भारत आपका और ये आपका वेस्ट पाकिस्तान और इधर का ईस्ट पाकिस्तान। जब 1970 में वो होता इलेक्शन होता है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में इलेक्शन होने के बाद मुजीबुर रहमान की वहां पे क्या होते हैं, जो आपके पूर्वी पाकिस्तान से आते हैं, इन्हें मेजॉरिटी मिली। लेकिन देखा गया कि सदन ही नहीं बुलाया गया। जब सत्र नहीं बुलाया गया तो मुजीबुर रहमान सत्ता में वहां पे मेजॉरिटी में आने के बाद भी अब वो पीएम नहीं बन पा रहे थे। तो उन्होंने घोषणा कर दी थी कि अगर हम नहीं पीएम बने तो हम क्या करेंगे, पूर्वी पाकिस्तान को अलग कर देंगे। अब जब यहां पे आंदोलन चला, तो आंदोलन चलाने के बाद में 25 मार्च 1971 को वेस्ट पाकिस्तान ने डिसीजन लिया था कि पूर्वी पाकिस्तान में जो ऐसे आंदोलनकारी हैं इनको चुन चुन करके मार दो जहां पर है। तो जब नरसंहार का आदेश दिया गया तो बहुत बड़े पैमाने पर आपके असम क्षेत्र में शरणार्थी आ गए। अब जब ये शरणार्थी आ जाते हैं तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा, इसीलिए आप देखेंगे कि जब 1971 में दिसंबर में बांग्लादेश बन जाता है, तो बांग्लादेश बनने के बाद इंदिरा मुजीबुर रहमान समझौता होता है, और इंदिरा मुजीबुर रहमान समझौते में एक कट ऑफ रखी जाती है कि 25 मार्च 1971 के बाद जो भी बांग्लादेश या पूर्वी पाकिस्तान से भारत आए हैं इन सबको बांग्लादेश वापस लेगा। तो ये कट ऑफ है, और इसीलिए असम एकॉर्ड में भी यही कट ऑफ है, नागरिकता संशोधन अधिनियम में भी यही कट ऑफ है, एनआरसी के लिए भी यही कट ऑफ रखी गई, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समझौता हो गया था। तो अब सरकार की समझ क्या है, शरणार्थी दबाओ।
एक तो हमारे ऊपर ऐसे संकट हैं और इस संकट के साथ में शरणार्थियों का दबाव अलग तरीके से है। इधर तेल की कीमत में वृद्धि, अब जो तेल की कीमत है, डीजल पेट्रोल है, इनकी कीमत में वृद्धि, ये भी भारत के लिए अपने आप में चुनौती का विषय है। इन सबको देखते हुए देश में अलग अलग जगह पर विरोध प्रदर्शन। तो अब यहां पे आप पॉइंट करना, पहली बात महंगाई, बेरोजगारी, और इसके अलावा शरणार्थी संकट, मानसून की विफलता, जो कच्चे तेल हैं इनके रेट में वृद्धि। अब इन सब के कारण से क्या हुआ, देश में विरोध प्रदर्शन चल रहा था। इसी बीच में क्या हुआ, विपक्षी दल बार बार सरकार को घेर रही थी। और आगे चल करके 1975 में क्या होता है, और यहां पे चुनाव भी होना है 6 महीने के बाद, और 6 महीने के बाद चुनाव होता, 76 में नई सरकार आ जाती। अब ये हुआ कि विपक्षी दल के द्वारा अलग अलग तरीके से धरना दिया जाना, प्रदर्शन, और ये सारी चीजें स्टार्ट हुई। उधर क्या हुआ कि गुजरात में चुनाव हुआ और गुजरात विधानसभा भंग कर दी जाती है, ऐसा विरोध प्रदर्शन हुआ। गुजरात में चुनाव हुआ और गुजरात की चुनाव में विधानसभा का चुनाव कांग्रेस हार जाती है, ये भी संकट वो उसमें। इधर बिहार से जेपी नारायण ने आंदोलन को लेकर के अपना एक्टिविटी प्रारंभ कर दिया। देखा यह गया कि आपने एक केस पॉलिटी में पढ़ते हैं इंदिरा बनाम राजनारायण का, जो इनके खिलाफ रायबरेली में चुनाव लड़े थे। तो उन्होंने क्या किया था, इनके निर्वाचन को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उसी बीच में क्या हुआ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया, और जब ये डिसीजन आता है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा के निर्वाचन को रद्द कर दिया। यहां ये समझना, लोकसभा और विधानसभा का जो निर्वाचन का जो मुद्दा है, ये हाई कोर्ट के उसमें आता है, जबकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन से संबंधित कोई भी मुद्दा होगा तो राष्ट्रपति उसमें तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसकी सुनवाई करता है। तो अब यहां पे समझना, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनके निर्वाचन को रद्द किया और यह कहा गया कि गलत मशीनरी का प्रयोग किया गया, और इसके बाद में जब निर्वाचन रद्द हो जाता है तो इंदिरा जी ने क्या किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। तब तक ये आंदोलन और बढ़ता चला गया और जेपी नारायण ने एक कट ऑफ रख दी, और उन्होंने कट ऑफ क्या रखी कि अगर 25 जून को ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना था। उन्होंने कहा कि अगर इसके पहले इंदिरा यहां इस्तीफा नहीं देती तो हम क्या करेंगे, राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। अब यहां पे आंदोलन का डर नहीं है, यहां समझना क्या हुआ, चुनी हुई सरकार एक संवैधानिक सरकार होती है, और उस संवैधानिक सरकार को अराजकता के आधार पर हटाना ये गलत है। आंदोलन, जब उन्होंने आंदोलन के लिए आगाज किया तो यहां पर उन्होंने क्या किया, आप संविधान सभा के सदस्य हैं, निर्माता हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये अराजकता का अधिकार मिल जाता है। उन्होंने क्या किया कि सेना का आह्वान किया, पुलिस का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ये सरकार, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया तो उन्होंने कहा कि ये सरकार अब असंवैधानिक सरकार है, गलत तरीके से है, इसे अधिकार नहीं है, तो इसकी प्रशासन और जो पुलिस वाले हैं इसकी बात ना माने। जब इंदिरा जी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन को बरकरार रखा और कहा क्या, उन्होंने निर्वाचन तो रद्द कर दिया, ये बात सही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 75 है वो ये प्रावधानित करता है कि कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य हुए बिना भी 6 महीने तक वो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर रह सकता है, तो आप प्रधानमंत्री पद पर बने रहें, क्योंकि 6 महीने के बाद ही चुनाव था। तो यहां पर ये कहा गया कि आप प्रधानमंत्री पद पर बने रहें। लेकिन ये आंदोलन इतना ज्यादा बढ़ जाता है
और जब इतना ज्यादा बढ़ गया कि जब ये सेना का आह्वान किया गया, पुलिस का आह्वान किया गया, और यहां पर एजेंडा क्या रखा गया कि दिल्ली को ऐसे घेरना है हमें 25 को कि कोई भी मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कोई दिल्ली से बाहर ना निकल पाए। तो जब ये निकल नहीं पाएंगे तो उन्हें मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ेगा। अब ये सोच करके देखें, क्या अगर बाय द वे यहां पर पुलिस प्रशासन और एक बार सेना साथ में आ जाती तो उसके बाद फिर क्या हो जाता? क्या भारत में एक स्थिर सरकार बन पाती? हम यहां पे इसकी बातें नहीं कर रहे कि उन्होंने किस तरह से क्या किया, अभी मैं बातें करूंगा कि सरकार के पास क्या क्या विकल्प थे। लेकिन अगर एक बार सत्ता से बेदखल करने के लिए हम सेना का सहारा ले पाते तो इस बात का क्या दावा था कि भारत में आने वाली अन्य सरकारें जो होती वो स्थिर 5 साल चला पाती? तब तो वो सेना के मन माफिक उनको चलाना पड़ जाता ना। तो और ये मैं बता, यही जेपी नारायण का आंदोलन है कि इस आंदोलन का परिणाम ये होता है कि भारत के राजनीति में फिर गुंडों का प्रवेश होता है, जो राजनीति का अपराधीकरण प्रारंभ होता है। इसके पहले राजनीति में स्वच्छ व्यक्तित्व के लोग जाते थे, जो माफिया और गुंडे थे ऐसे लोगों को भेजते थे जिनका चरित्र और स्वच्छ दामन है, जो ईमानदार है। इसके बाद गुंडे माफियाओं का प्रवेश प्रारंभ होता है। तो ये सारे यहां पर पृष्ठभूमि थी कि जिसके कारण से इमरजेंसी लगाई गई। इमरजेंसी जो लगाई गई, अगर हम संविधान के आधार पर देखें तो संविधान के रूप में सही है। अनुच्छेद 352 में लिखा गया था कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात घोषित किया जा सकता है। तो अगर सेना का आह्वान, पुलिस का आह्वान इन सब के आधार पर किया जा रहा है तब तो ये अराजकता थी, और इन अराजकता को रोकने के लिए इमरजेंसी क्या है? ठीक है। अभी मैं एक पहलू पर बात कर रहा हूं, यहां पर आपको भी जजमेंटल नहीं बनना है, पूरी बात अभी समझना आप। क्योंकि जैसे राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने सबसे पहली चुनौती क्या हो जाती है कि किस प्रकार से इंटरनल सिक्योरिटी को हम बैलेंस करें, ये उसके लिए पहली चुनौती होती है कि कैसे चीजों को देखा जाए। इमरजेंसी लगाने से साधारण जनता के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? जो पॉलिटिशियन है, विपक्ष के लोग हैं, उनके ऊपर पड़ता है। इमरजेंसी लगाने के माध्यम से क्या हुआ कि संविधान में ऐसे कई जगह संशोधन किए गए कि उस संशोधन के माध्यम से कांग्रेस ने अपनी विचारधारा को संविधान की विचारधारा बना दी। जैसे उद्देशिका में 3 शब्द रखे गए और जो डाले गए, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता। पंथ निरपेक्षता टारगेट जो किया जाता है, ये इसको टारगेट किया जाता है जो यहां पर आपका ये है, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो दल था, इन सबको टारगेट करने के लिए, अडवाणी और इन सबको टारगेट करने के लिए ऐसा किया गया क्योंकि इन सब की राजनीति में धर्म की गतिविधियां प्रारंभ हुई थी। वहीं समाजवाद को लेकर के टारगेट किसको करना है? मीनू मसानी, मोरारजी देसाई, ऐसे पूंजीपति विचारधारा के लोगों को टारगेट करना था। अखंडता कम्युनिस्ट को टारगेट करने के लिए किया गया। तो यहां पर देखा गया संविधान में ऐसे कई संशोधन किए गए कि उस संशोधन के माध्यम से कांग्रेस ने अपनी विचारधारा को संविधान की भी विचारधारा बना दिया। इस इमरजेंसी से नकारात्मक चीजें तो बहुत सारी हुई, लेकिन अगर सकारात्मक हुआ तो ये आपको अपने इंटरव्यू के लिए भी ध्यान रखना है कि इस देश के लोगों को और यहां पर जो राजनेताओं को, ब्यूरोक्रेट को, सेना को, सबको इस बात का एहसास हुआ कि हमारी संविधान में इतनी ताकत है कि संविधान सबका मुख बंद कर सकता है और संविधान ऐसी व्यवस्था भी स्थापित कर सकता है। इसके पहले जैसे पाकिस्तान में और अन्य देशों में था कि संविधान को सिर्फ कागज का टुकड़ा माना जाता था, एक कलेक्शन माना जाता था, वही सब लोगों के अंदर फीलिंग थी। लेकिन इस इमरजेंसी के माध्यम से जो सबसे सकारात्मक प्रभाव हुआ कि आपके संविधान की ताकत पता चली लोगों को,
और ये पता चला कि संविधान सर्वोच्च है और संविधान के माध्यम से ये सब किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें पृष्ठभूमि रही, किस कारण से लगाया गया, ये एक अपने आप में चिंतन का विषय है और इस पर हम आप डिसीजन नहीं ले सकते। हम आप डिसीजन इसलिए यहां से बैठ के नहीं ले सकते कि उस समय नेतृत्व के पास चुनौतियां क्या थी। क्या वो वाकई राष्ट्रीय एकता अखंडता को ध्यान में रख करके इमरजेंसी लगाई थी या सत्ता बचाने के लिए? अगर उन्होंने राष्ट्रीय एकता और अखंडता इन सब चीजों को बचाने के लिए लगाया तो हम आपातकाल को सही मानेंगे, लेकिन अगर उन्होंने सत्ता बचाने के लिए लगाया तो आपातकाल जैसे कदम क्या है लोकतांत्रिक व्यवस्था में ठीक नहीं होते और ये गलत था। तो पृष्ठभूमि आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर किस आधार पर आपको देना है। तो प्रश्न आपका है, क्या 1975 में सरकार के पास आपातकाल के अतिरिक्त कोई और विकल्प था? तो इस प्रश्न को आप 2 डायमेंशन में लिखिए। और 2 डायमेंशन कैसे बनाएंगे तभी आपको एक बेहतरीन उत्तर मिलेगा। हो सकता है कॉपी चेक करने वाला व्यक्ति ऐसा व्यक्ति हो जो अलग विचारधारा का हो, तो आपको यहां पे दोनों डायमेंशन बताना है कि सरकार के पास क्या विकल्प थे और दूसरा यहां पर आपको बताना है कि विपक्ष के पास भी क्या विकल्प थे। अब हम दोनों को समझते हैं। तो एक यहां पर आप संतुलित, सबसे पहले इंट्रो आप चाहो तो दे दो, डायरेक्ट क्वेश्चन है, फिर भी आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं कि 1975 में भारत में आपातकाल लागू करने के अतिरिक्त सरकार के पास कुछ और भी विकल्प थे जिन पर विचार किया जा सकता था। ये बातें आप बताएंगे जिन पर विचार किया जा सकता था। हालांकि इन विकल्पों का चयन उस समय की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर तय करना था। तो अब इतना आप बता करके और आप छोड़ देंगे। अब यहां पर हमें बात करना है कि सरकार के पास क्या क्या विकल्प थे, इसको आप पॉइंट में आप करते चलना। तो सरकार के पास जो पहला विकल्प है वो है राजनीतिक संवाद और समझौता। वो यहां पे क्या कर सकती थी, राजनीतिक स्तर पे वार्ता कर सकती थी। यहां पर भागना नहीं था। अगर 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया, तो सरकार को यहां पे क्या करना चाहिए था, भागना नहीं चाहिए था, राजनीतिक वार्ता करनी चाहिए था, पार्लियामेंट में बहस करना चाहिए था और बताना चाहिए था क्या क्या चीजें, कैसी कैसी परिस्थितियां हैं और इन परिस्थितियों का हल कैसे निकलेगा। तो ये बात करना था, राजनीतिक संवाद जरूरी था। दूसरा, आर्थिक सुधार और प्रशासनिक उपाय। जब ऐसे विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे, जब ऐसे धरना प्रदर्शन शुरू हुए थे, तो सरकार को यहां पर आर्थिक गतिविधियों पर काम करना था और जब वो आर्थिक गतिविधियों पर काम करना प्रारंभ कर देती तो ऐसे विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे करके कम हो जाते। तो इस पर भी काम कर सकती थी सरकार। तीसरा ये था कि सर्वदलीय सम्मेलन बुला लेना चाहिए था। सर्वदलीय सम्मेलन बुलाई जाती जिससे एक राष्ट्रीय एकता भी स्थापित हो जाती और उस मुद्दे पर हल निकाला जा सकता था। जैसे कोविड-19 की मैं बात बताऊं, उस दौरान रक्षा सचिव ने कहा कि चाइना हमारे भूभाग पर बैठा हुआ है और घुस आया है। रक्षा मंत्री ने भी यही बातें कही। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और सर्वदलीय बैठक, और विपक्ष भी यही कह रहा है, सर्वदलीय बैठक में बैठ करके डिसीजन हुआ और उसके बाद प्रधानमंत्री जी आकर के बोलते हैं कि हमारे किसी भी भूभाग पर कोई विदेशी नहीं बैठा हुआ है। अब या तो रक्षा सलाहकार झूठ बोल रहे हैं, या रक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं, या प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, और या तो सारे विपक्ष झूठ बोल रहे हैं कि ऐसी गतिविधियां होने के बाद
सारा विपक्ष उस मुद्दे पर बात नहीं किया, उसके पहले कह रहा है चाइना घुस के आकर के बैठा हुआ है। अभी तक आकर के बैठा था, बैठक होने के बाद सारा उठ के भाग गया। तो अब ऐसे मुद्दों पर जब ऐसे गंभीर मुद्दे हैं तो इसका हल निकालने का तरीका क्या होता है कि आप सर्वदलीय बैठक बुला लेते वहां पर, और इस बैठक बुलाने के दौरान भी चीजें क्या हो जाती कि इसका हल यहां से निकाला जा सकता था। तो एक आपका यहां पर है जैसे राजनीतिक वार्ता थी, दूसरा ये था कि आप आर्थिक गतिविधियां, और तीसरा ये था कि सर्वदलीय बैठक बुला लिया जाना चाहिए था। इसके अलावा क्या था, जैसे जो ये विरोध हो रहे थे, इस विरोध का सामना लोकतांत्रिक आधार पर करना था, लोकतांत्रिक तरीके से करना था। और ये लोकतांत्रिक तरीका क्या हो सकता था? 1975 में जून में ये सब डिसीजन होता है, 6 महीने के बाद चुनाव था, और यहां पर क्या करना था कि अगर ऐसा हो रहा था तो इंदिरा जी को इस्तीफा दे देना था, और इस्तीफा दे करके वो कहती है अगर ठीक है हमारे प्रधानमंत्री पद को लेकर के ही समस्याएं हैं ना, तो इस्तीफा दे करके किसी को प्रधानमंत्री बना देना था और चुनावी मोड में आ जाना था, क्योंकि 6 महीने तो कम से कम प्रचार प्रसार में लगते ही हैं। तो ऐसा करके यहां पर इस्तीफा दे करके और चुनावी गतिविधियों में आ जाना था, यह भी समस्या का हल निकल जाता। और इसके अलावा क्या हो सकता है, यहां पर इसके अलावा ये गतिविधियां भी अपनाई जा सकती थी कि अगर अभी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आने तक आप लोग इंतजार कर लीजिए, अगर सर्वोच्च न्यायालय हमें गलत आचरण में दोषी पाता है तो हम इस्तीफा दे देंगे। तो ये बातें भी सरकार को रखनी चाहिए थी कि अगर अभी सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन आया नहीं है, न्यायालय का डिसीजन आ जाने दीजिए, और जब न्यायालय का डिसीजन आ जाएगा उसके बाद हम तय कर लेंगे, और अगर हम दोषी पाए गए तो हम इस्तीफा दे देंगे। तब तक के लिए आप इस मूवमेंट को रोक दीजिए। एक तरीका यहां पर यह भी था। अब इन सब चीजों के अलावा अगर मान लीजिए एक तरीका यहां पर और क्या है, प्रशासनिक उपाय के माध्यम से चीजों से निपटा जा सकता था। संविधान और कानूनी उपाय थे जिसके माध्यम से भी चीजें यहां पर निपटाई जा सकती थी। इन सबके बावजूद अबर यहां पे क्या हुआ कि आपातकाल घोषित कर भी दिया गया। तो यहां पर सरकार को इस प्रस्ताव को भी रखना था कि जो आप मांग कर रहे हैं, इस मांग पर अगर आप वार्ता करने के लिए तैयार हैं और आप विरोध का आधार छोड़ करके आप अगर तार्किक आधार पर आप बात करने को तैयार हैं, तो हम इस इमरजेंसी को खत्म कर रहे हैं और लोकसभा को भंग करवा रहे हैं और फिर से नए सिरे से चुनाव हो जाने देते हैं। ये सारे बातें थी कि इसके आधार पे सरकार इतने विकल्प का पालन कर सकती थी। तो अब अगर आप 5 से 6 पॉइंट लिखेंगे तो आपको मैंने लगभग यहां पर 6-7 पॉइंट बताया। पहला पॉइंट आपको क्या बताया मैंने, राजनीतिक संवाद समझौता कर लेना था कि अगर आपको ऐसी दिक्कत है तो जो समस्या है वो बताइए, और इसमें अगर आपको लगता है कि हम विफल हैं तो हम साझेदारी आपको दे रहे हैं, आप निर्वहन करिए। दूसरा आर्थिक उपाय, तीसरा सर्वदलीय सम्मेलन, चौथा इस्तीफा दे करके लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आ जाना, पांचवा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का इंतजार कर लेते हैं और आने के बाद अगर हम दोषी ठहराए गए तो इस्तीफा दे देंगे और किसी जिसको आप कहेंगे उसको पीएम बना देंगे, किसी को अपने विश्वसनीय जिसको आप पर हमारे उसमें दल में भरोसा होगा उसको हम पीएम बना देंगे। छठा संविधान और कानूनी उपाय के माध्यम से इसे हल करना था। अगर ये लागू भी हो गया था तो एक प्रस्ताव रखना था कि आप अनायास विरोध के तरीके को आप छोड़ो और हम इमरजेंसी हटाने के लिए तैयार हैं और हम इसके साथ में लोकसभा भंग करने का राष्ट्रपति से आग्रह करेंगे और नए सिरे से चुनाव हो जाएगा।
जनता हमें स्वीकार की तो हम सत्ता में रहेंगे, नहीं स्वीकार की तो हम विपक्ष की भूमिका निर्वहन करने के लिए तैयार हैं। और इस विरोध का जो हल था वो शांति तरीके से, कानूनी तरीके से करना था, ना कि क्या यहाँ पर सत्ता का दुरुपयोग करना था। तो सरकार के पास ये तरीके थे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप समझ गए होंगे। प्रश्न का मोड तब तक कंप्लीट नहीं होगा आपके, और जो प्रश्न की डिमांड है जब तक विपक्ष के पास क्या विकल्प है आप उसको नहीं बताओगे। 6 महीने के बाद चुनाव है, और अगर जेपी नारायण इन सब लीडरों को ऐसा लगता है कि ये जो तत्काल की सरकार है अब ये व्यवस्था संचालन में विफल है, तो जिनके भरोसे पर उन्होंने क्या किया था, इतना बड़ा मुहिम छेड़ा था, वो तो कायदे से 2 साल नहीं चला पाए। तो कहीं ना कहीं ये तो पर्सनालिटी पर ही शक हो जाता है कि जिनके भरोसे पर आपने क्या किया, इतना बड़ा मुहिम छेड़ा, वो 2 साल ढंग से सरकार को नहीं निर्वहन कर पाते हैं। और 2 साल के बाद फिर नारा लगता है कि इंदिरा लाओ देश बचाओ, और उस 2-2.5 साल में 2 प्रधानमंत्री बदल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के पास क्या है, विपक्ष के पास भी ये मुद्दा था कि जो आप सेना का आह्वान कर रहे हो और जो यहां पर पुलिस का आह्वान कर रहे हो, चुनी हुई सरकार एक संवैधानिक सरकार होती है, और उस संवैधानिक सरकार को अराजकता के आधार पे हटाना, अनायास दबाव बनाना, ये भी क्या है, असंवैधानिक है। तो विपक्ष को भी यहां पर 6 महीने का इंतजार करना चाहिए था। तो विपक्ष के पास भी ये विकल्प था। दूसरा, जेपी नारायण कोई रोड पर चलते हुए व्यक्ति नहीं थे, उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी इस राष्ट्र को निकालने में, और वो नेहरू, गांधी, पटेल इनके इस समय के व्यक्ति थे। उनको भी ये पता था कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का आने का इंतजार कर लेते हैं। तो पहला तो 6 महीने चुनाव का इंतजार कर लेना था, और दूसरा सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय अभी आया नहीं है उस निर्णय के आने का इंतजार कर लेना था। तो 2 विकल्प तो ये करना था। तीसरा क्या था, तीसरा यही जो है कि जो यहां पर स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं हो जाता है कि अराजकता। 19(1) में स्पष्ट लिखा गया है कि आपको वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, बट वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आपको लोक व्यवस्था बिगाड़ने का अधिकार नहीं है, और उसका रिस्ट्रिक्शन 19(2) में दिया गया है, 19(1)(a) का। तो चुनी हुई सरकार एक संवैधानिक सरकार है, और संवैधानिक सरकार के समक्ष आप अराजकता फैलाने का, दबाव डालने का, पुलिस बुलाने का, पुलिस को भड़काने का, सेना का आह्वान करने का, ये सब जो कदम उठाया गया, ये भी क्या था, विपक्ष के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए था। तो विपक्ष के पास भी ये 3 विकल्प थे। ठीक है, तो आपको ऐसे बातें यहां पर लिखनी है इस प्रश्न में कि सरकार के पास क्या विकल्प थे और विपक्ष के पास क्या विकल्प थे। तो अब जाकर के आपका उत्तर पूर्ण हुआ। अब इसमें अभी भी आपका उत्तर थोड़ा सा अधूरा है, क्योंकि जो ये इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी का जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सकारात्मक प्रभाव नहीं हुआ। आम जनता के जीवन पर भी आम जनता खाली एक चीज को लेकर प्रभावित होती है कि जो पकड़ पकड़ के नसबंदी किया गया, पूरा का पूरा गांव छोड़ करके भाग जाता है, बैठा होता था खेत और बाग में। तो यहां पर आम जनता 1 साल के लिए प्रभावित हुई उसमें नसबंदी को लेकर के। इसमें सरकार ने गरीबी खत्म करने के लिए अन्य तरीके से बहुत योजनाएं लेकर के आई, क्रियान्वित भी किया। ये जो हमारे राजनेता थे वो प्रभावित होते हैं इससे। तो इस इमरजेंसी का बहुत सकारात्मक प्रभाव नहीं दिखता, बस सकारात्मक प्रभाव एक जगह दिखता है कि संविधान की ताकत स्थापित होती है। बाकी इसके नकारात्मक परिणाम बहुत सारे हैं, वो किसी अन्य पहलू पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो भविष्य में भी ऐसी चीजें ना हो, इसके लिए एक आपको संतुलित क्या करना होता है, निष्कर्ष दे देना है यहाँ पर, और जो भविष्य लक्ष्य हो। तो आप यहाँ पर इस तरह से एक निष्कर्ष देना कि आपात का
इन उस पे। हालांकि तत्कालीन उस समय की तत्कालीन सरकार ने आपातकाल की घोषणा की, तो यह जो विकल्प है, तो जो यह विकल्प है ये एक त्वरित और कड़े उपाय के रूप में लिया गया, त्वरित और कड़े उपाय के रूप में लिया गया। आपातकाल लागू करने का निर्णय ये अंतिम विकल्प था। आपातकाल लागू करने का निर्णय ये अंतिम विकल्प था। और लेकिन इसको क्या हुआ कि प्रथम विकल्प के रूप में प्रयोग किया गया। इसका तत्काल प्रभाव यह था कि विपक्ष को दबा दिया गया। इसका तत्काल प्रभाव यह था कि विपक्ष को दबा दिया गया। किंतु वहीं दूसरी तरफ लोकतंत्र पर गंभीर असर इसका पड़ता है और इसने समाज में असंतोष को जन्म दिया। यह निर्णय सरकार के पास अंतिम विकल्प के रूप में था, किंतु यह चिंतन का विषय है, किंतु यह चिंतन का विषय है। जो अन्य विकल्प थे उसके भी अपने अलग अलग जोखिम थे, उसके भी अपने अलग अलग जोखिम थे। नेतृत्व ने किस आधार पर निर्णय लिया? नेतृत्व ने किस आधार पर निर्णय लिया? अगर सत्ता बचाने के लिए निर्णय लिया तो आपातकाल गलत था, लेकिन अगर एकता और अखंडता को स्थापित करने के लिए निर्णय लिया तो आपातकाल ठीक था। आपको ऐसे ही क्या करना है, एक बैलेंसिंग अपना निष्कर्ष दे देना है और इस आधार पर आप लिखेंगे तो उत्तर आपका पूर्ण हो जाएगा। और 12 नंबर के अगर ये क्वेश्चन दिया गया है तो 12 में से आप 6.5 से 7 नंबर आप इसमें बेहतरीन तरीके से पा जाएंगे। और इसी तरीके से देखिए आपका एवरेज 4 से 5 नंबर हर कैंडिडेट पा जाता है। आपका सारा खेल होता है कि 1 से 2 नंबर बढ़े कैसे। और आप ये समझें कि 20 क्वेश्चन आपको लिखने हैं। सामान्य कैंडिडेट की अपेक्षा आपने हर प्रश्न में 1.5 नंबर आपने बढ़ोतरी अगर कर ली तो आपके 30 नंबर हो गए। और अगर नॉर्मल हर कैंडिडेट 90 लेकर के आ रहा है और 30 आप जोड़ रहे हैं तो 120 नंबर आपके हो रहे हैं। एसडीएम बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको सारा यहाँ पे गतिविधियां करनी है, सारी एक्टिविटी करनी है, वो 1 से 1.5 नंबर और ज्यादा कैसे आए लोगों से, उसके लिए करनी है। तो ऐसे ही प्रश्नों को आपको हल करना है, तोड़ना है और ऐसे ही डायमेंशन में जा करके सोचना है। ठीक है, अभी तक लगभग हम लोगों ने 5 से 6 क्वेश्चन कर लिए होंगे जो हिस्ट्री के किए हैं। अभी कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी और सोसाइटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, इन सब पर आएंगे। और ऐसे सब्जेक्ट के हम लोग लगभग यहाँ पे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आज यहीं पर हम इस क्लास को स्थगित कर रहे हैं। अगली क्लास हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।